हेनरी ने डिसाइड करा कि वो बॉक्सेस को टच करके उनकी क्लियर मेमोरीज देखेंगे। हेनरी कार्डबोर्ड बॉक्सेस के पास गए और जब उन्होंने बॉक्सेस को टच करा तभी हेनरी के सामने एक विजन शुरू हो गया। उसमें हेनरी ने देखा कि वहां पे लोग बॉक्सेस को कार में लोड कर रहे थे और एक पर्सन वहां पे कह रहे थे कि अगर वहां पे कोई भी पूछे तो वो ये नहीं बता सकते थे कि ये बॉक्स डेयोंग कंपनी से आए हैं और वहां पे कोई भी पर्सन गलती से सैंगहो का नाम तो ना ही ले। हेनरी को भी पता चल गया था कि ये बॉक्सेस सैंगहो ने ही भेजे थे। क्योंकि अब सैंगहो को सब पता ही चल गया था तो हेनरी के पास दूसरी अप्रोच को चूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। हेनरी वापस सोयोंग के पास आ गए थे। हेनरी ने सोयोंग को बताया कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा कि अगर वो कंप्लेंट फाइल करेंगी। सोयोंग ने भी हेनरी से पूछा कि वो अचानक से क्या कह रहे थे। हेनरी ने बताया क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट में अपना एड्रेस साथ ही उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। सोयोंग ने बताया कि वो वहां पे खुद का एड्रेस तो डालेंगे नहीं और उनका नंबर डालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। हेनरी ने बताया कि वो उनके फोन नंबर से उनके फोन को इजीली ट्रैक कर सकते थे। साथ ही एक बात ये भी थी, कंप्लेंट फाइल करने के बाद उसे प्रोसेस होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे और जिस पर्सन ने कंप्लेंट को फाइल करा है इस समय के बीच उस पर्सन के साथ कुछ होता है तो उस केस को कोर्ट में डिसमिस कर दिया जाएगा। सोयोंग ने भी जब हेनरी की बात सुनी तो उन्होंने पूछा तो क्या लोग उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। सोयोंग भी डर रही थी। हेनरी ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा चांस हो सकता था कि वहां पे सिर्फ सोयोंग टारगेट ना हो। सोयोंग ने बताया कि वो अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन में थी। हेनरी सोयोंग से बात करने के बाद जा रहे थे। हेनरी भी सोयोंग के साथ जो बात हुई तो उसके बारे में सोच रहे थे। हेनरी ने सोयोंग को बताया था कि वो इस चीज में गिव अप नहीं कर सकते थे क्योंकि सैंगहो को उनके बारे में पता चल ही गया था। हेनरी ने सोयोंग को बताया कि वो इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे मगर इस बीच सोयोंग ध्यान रखे कि वो बाहर ना जाए। हेनरी सोयोंग से बात करने के बाद एक बिल्डिंग के सामने आ गए थे और उस जगह को कोरिया का एक फाइनेंस सेंटर भी कहा जा सकता है। हेनरी को भी पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पे उन्हें जिराशी जरूर मिलेंगे। जिराशी कोरिया में एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि लो क्वालिटी और थोड़े गॉसिप्स में डील करता है। मगर एक फैक्ट ये है, जिराशी एक न्यूज़पेपर की बजाय एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन मैगजीन है जो कि मेंबरशिप के सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं और मार्केट में जो भी रूमर चल रहे होते हैं भले ही वो रूमर्स एक्यूरेट ना हो वो जिराशी समराइज करके पब्लिश करते हैं। हेनरी की पास्ट लाइफ में जिराशी से जो भी इंफॉर्मेशन आई थी जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में थी वो सब फॉल्स थी मगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन 70% सही थी। इसका एक कारण ये भी था कि कोई साल के 3 मिलियन मेंबरशिप के लिए नहीं देगा अगर जिराशी में सारी इंफॉर्मेशन झूठ होगी। हेनरी को भी पता था कि जिराशी को सिर्फ रिच पीपल ही पढ़ते थे तो इसीलिए हेनरी ने जिराशी का इस्तेमाल करने का डिसाइड करा। हेनरी सबसे पहले जिराशी में किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे थे। हेनरी भीड़ में चलते हुए जा रहे थे और लोगों से हेनरी के हाथ टच हो रहे थे जिस वजह से हेनरी के सामने एक विजन शुरू हो गया था। हेनरी ने विजन में देखा कि वो लोग एक स्कैंडल के बारे में सोच रहे थे। हेनरी भी इन न्यूज से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। कुछ समय बाद हेनरी पार्क में आके बैठ गए थे। हेनरी ने स्कैंडल की वजह से जो भी विजन देखा था उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहे थे और वो एक डस्टबिन के सामने बैठे हुए थे। डस्टबिन के साथ में एक बेंच था, वहां पे एक पर्सन बैठे हुए थे। वो भी हेनरी को थोड़ा वियर्ड तरीके से देख रहे थे। हेनरी भी सोच रहे थे कि वो इन चीजों को कब तक करते रहेंगे क्योंकि इन सब की वजह से हेनरी अपने एग्जाम्स पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। बेंच में जो पर्सन बैठे हुए थे उन्होंने हेनरी से पूछा कि क्या वो ड्रंक थे। हेनरी ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और बताया कि उनका पेट ठीक नहीं था। पर्सन ने हेनरी के लिए एक कैन लिया और वो हेनरी को पीने के लिए दे दिया। हेनरी कह रहे थे कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। पर्सन ने बताया कि हेनरी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पुलिस फोर्स में एक डिटेक्टिव थे। हेनरी ने भी जब डिटेक्टिव सुना तो उन्होंने कैन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन जब हेनरी ने कैन को टच करा तो उनके सामने एक विजन शुरू हो गया और ये विजन था डिटेक्टिव का ही। विजन में हेनरी ने देखा कि डिटेक्टिव ने जिराशी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फैला दी थी। साथ ही में ये डिटेक्टिव जिराशी से कांटेक्ट में भी थे। हेनरी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वो डिटेक्टिव जैसे ही किसी को ढूंढ रहे थे। डिटेक्टिव ने हेनरी से पूछा कि वो उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे थे और क्या उन्होंने कभी डिटेक्टिव को नहीं देखा था। हेनरी ने बताया कि वो घर से भागे हुए थे मगर क्योंकि उन्हें एक पर्सन मिली थी जिन्होंने उनकी मदद करी थी तो उनकी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं थी। डिटेक्टिव ने भी कहा कि वो पर्सन अच्छी इंसान लग रही थी। हेनरी ने देख लिया था कि डिटेक्टिव ने उनकी बेट को कैच कर लिया था तो हेनरी अब मेन पॉइंट पे आए। हेनरी ने बताया कि जिन्होंने उनकी मदद करी थी वो एक सिंगल मदर थी मगर कुछ लोग उन्हें कुछ समय से हरास कर रहे थे। डिटेक्टिव ने बताया कि वो पहले से एक टफ स्पॉट में थी तो वो कैसे ही लोग होंगे जो उनके साथ ऐसा कर रहे होंगे। हेनरी ने बताया कि उन्हें सिचुएशन के बारे में थोड़ा कुछ पता था और बताया कि एक पर्सन ने उन्हें छोड़ दिया था और जिन्होंने उन्हें छोड़ा था वो डेयोंग कंपनी से थे और उनका नाम था यू सैंगमिन। डिटेक्टिव ने भी जब यू सैंगमिन का नाम सुना जो कि डेयोंग कंपनी
से थे वो सरप्राइज हो गए। हेनरी का भी ट्रैप वहाँ पे वर्क कर गया था। हेनरी ने बताया कि वो पर्सन किसी को ढूंढ रही थी जो उनकी मदद कर सके और वो भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने डिटेक्टिव को उनकी ड्रिंक के लिए थैंक यू कहा, मगर डिटेक्टिव ने हेनरी को रोका और बताया क्योंकि वो डिटेक्टिव थे तो वो उनको इस चीज के बारे में वो डिटेल में बता सकते थे और वो डिटेक्टिव उनकी मदद भी कर सकते थे। हेनरी भी इस बात पे खुश हुए और उन्होंने एक डिटेक्टिव को सब कुछ बता दिया था। डिटेक्टिव ने हेनरी को पैसे भी दिए। हेनरी ने डिटेक्टिव से पूछा कि वो उनकी मदद कैसे करेंगे। डिटेक्टिव ने बताया कि वो एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे कि इस बेसिस पे कि वहाँ पे क्राइम हो सकता था, मगर ये बात जरूरी होनी चाहिए थी कि जो भी हेनरी ने कहा था वो सब सच हो। हेनरी ने बताया कि उन पर्सन ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो अपने बेटे को सपोर्ट कर सकें, मगर अब वो चिंता में थे क्योंकि वो ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। डिटेक्टिव ने बताया कि इस सिचुएशन की वजह से डेयंग कंपनी के स्टॉक बिल्कुल फ्लिप हो जाएंगे। डिटेक्टिव ने हेनरी से पूछा कि उन्होंने कहा था कि वो पर्सन किसी को ढूंढ रही थी जो उनकी कंप्लेंट फाइल करने में मदद कर सके। हेनरी ने इस बात से एग्री करा। डिटेक्टिव ने हेनरी को अपना कार्ड दे दिया था और कहा कि वो उनकी मदद के लिए कॉल कर सकते थे। हेनरी ने डिटेक्टिव का कार्ड ले लिया था और उन्हें थैंक यू कह दिया था। यहाँ पर यू सैंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और मैनेजर को बुला रहे थे। यू सैंग ने कहा कि उन्होंने कहा था कि सिचुएशन के बारे में कुछ भी लीक ना हो। मैनेजर यू सैंग से माफी मांग रहे थे। यू सैंग ने मैनेजर से पूछा कि जिराशी को इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला था और मैनेजर से पूछा कि क्या उनके फादर को इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता था। मैनेजर ने बताया कि उनके फादर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यू सैंग ने कहा कि वो ध्यान रखें कि उनके फादर को कुछ भी ना पता चले और फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन जिराशी से आई और या फिर न्यूज से। मैनेजर ने बताया कि उन्होंने सभी न्यूज चैनल को कांटेक्ट कर दिया था। यू सैंग ने बताया कि उन्होंने जितना एक्सपेक्ट करा था ये सिचुएशन उससे ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने वहां पे एक पर्सन के पास कॉल करा, सामने से कहा कि फाइनली कंपनी की फ्यूचर सीईओ ने उनके पास कॉल करा था और क्या वो उनकी मदद कर सकते थे। यू सैंग ने बताया कि वो अपने सेक्रेटरी को उनके पास भेज देंगे और वो चाहते थे कि वो एक पर्सन को किडनैप करके लेके आए। कॉल पे पर्सन ने कहा कि वो जब तक उन्हें पैसे देंगे तो वो उनका काम करेंगे क्योंकि अभी तक भी ऐसा ही हो रहा था। यू सैंग ने कहा कि वो अपने सभी गैंग मेंबर्स को लेके आए। यू सैंग भी गुस्से में थे क्योंकि उनके प्लान में आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। डिटेक्टिव लो टाउन में आ गए थे। उन्होंने काउंसलर से पूछा कि क्या ये बात सच हो सकती थी। काउंसलर ने बताया अगर बात सच हुई तो ये बहुत बड़ी न्यूज होगी, मगर वो कुछ खोएंगे भी नहीं अगर ये बात अगर फॉल्स भी हुई। पर्सन ने बताया कि वो ऐसे लोग नहीं थे जो इस बात को छोड़ देंगे और अगर प्रॉब्लम हुई तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते थे। काउंसलर ने इस बात से एग्री करा, मगर ये भी बताया कि अगर वो इस चीज का सॉल्यूशन देंगे तो वो डेयोंग कंपनी के साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बना सकते थे। पर्सन ने कहा कि ये चांस तो बहुत बड़ा था और अगर वो फेल हो गए तो वो यू सैंग को अपना एनिमी बना लेंगे। काउंसलर ने कहा कि अगर यहाँ यू सैंग केस हार जाएंगे तो उन्हें डेयोंग कंपनी और कंपनी के चेयरमैन यू मिन का सपोर्ट मिलेगा, तो ये ऐसा गैम्बल था जो उन्हें करना ही होगा। पर्सन और काउंसलर ने इस केस को लेने के लिए डिसाइड कर लिया था और उन्होंने डिटेक्टिव को कहा कि वो हेनरी को बताएं कि वो उनकी मदद बिल्कुल करेंगे। जिराशी में न्यूज को लीक हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, जिस बीच हेनरी अपनी सिचुएशन को पूरी अच्छी तरह से इवेल्युएट कर रहे थे और डेयोंग के स्टॉक प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशन हो रही थी उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। हेनरी के पास डिटेक्टिव का मैसेज आ गया था। डिटेक्टिव ने हेनरी को बताया कि उनके केस में मदद करने के लिए उन्हें एक लॉयर मिल गया था। हेनरी को भी लग रहा था कि उन्होंने सिचुएशन को काफी खींच दिया था और अगर वो कुछ ज्यादा ही हार्ड प्ले करेंगे तो डिटेक्टिव इंटरेस्ट को लूज कर देंगे। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि उन्होंने जिस डिटेक्टिव के बारे में बताया था उन्होंने एक लॉयर को ढूंढ लिया था जो उनकी मदद कर सकता था। हेनरी भी देख रहे थे कि जिस तरह डिटेक्टिव उन्हें लगातार कांटेक्ट कर रहे थे तो डिटेक्टिव केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हेनरी ने भी डिटेक्टिव के पास कॉल कर दिया था। डिटेक्टिव ने हेनरी से पूछा कि क्या उन्होंने सोयुंग से इशू के बारे में बात कर ली थी। हेनरी ने भी पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। डिटेक्टिव ने बताया कि वो उन्हीं की बात कर रहे थे जिनके बेटे डेयोंग कंपनी के चेयरमैन थे। हेनरी ने बताया कि सोयुंग एक कैफे में काम कर रही थी। हेनरी इमोशनल बात करते हुए बताने लगे क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को खाना खिलाना था तो वो इसलिए काम कर रही थी। ये बात सुनकर डिटेक्टिव को भी लगा कि सोयुंग यहाँ पे स्कैम तो नहीं कर रही होगी। हेनरी ने डिटेक्टिव को बताया कि सोयुंग उनसे मिलना चाहती थी। डिटेक्टिव ने हेनरी से मीटिंग का टाइम पूछा तो हेनरी ने बताया कि सोयुंग उनके कैफे पे तो नहीं मिल सकती थी और वो डिटेक्टिव के पास उनसे बात करके कॉल करेंगे। डिटेक्टिव भी ये बात समझ गए थे क्योंकि जिराशी के थ्रू जिस लो फर्म ने डिटेक्टिव को कांटेक्ट किया था उन्होंने ये डील रखी थी कि अगर वो उन्हें मदर से मिलाएंगे तो वो उन्हें 10 मिलियन वॉन देंगे और 10 मिलियन वॉन और अगर वो इन पर्सन मीटिंग कराएंगे तो यहाँ पे डिटेक्टिव का एक जैकपॉट लग गया था। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि उन्हें लग रहा था कि उन पर्सन से मिलने का समय आ गया था। सोयुंग ने भी इस बात से एग्री करा
और कुछ समय बाद एक कैफे में हेनरी और सोयुंग बैठे हुए थे और डिटेक्टिव भी वहां पे आ गए थे। हेनरी ने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया। डिटेक्टिव ने हेनरी को ग्रीट करा और सोयुंग से पूछा कि क्या वो वहीं थी। डिटेक्टिव ने बताया कि उन्हें कुछ चीजें कंफर्म भी करनी थी क्योंकि आजकल स्कैमर्स भी कुछ ज्यादा ही थे। सोयुंग ने भी इस बात से एग्री करा। डिटेक्टिव ने सोयुंग से पूछा कि क्या वो यूसैंग के बारे में कुछ भी बता सकते थे। सोयुंग ने बताया कि यूसैंग के राइट ईयर में बियर्सिंग थी और वो हमेशा उन्हें रेड स्पॉट्स कार में पिकअप करते थे, और ये बताया कि यूसैंग को मीट पसंद था लेकिन उन्हें फिश पसंद नहीं थी। और यूसैंग ने सोयुंग को ये भी बताया था कि वो पीचीज से एलर्जिक थे तो यूसैंग वो नहीं खाते थे। डिटेक्टिव भी देख रहे थे कि सोयुंग की इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव की इन्फॉर्मेशन से ज्यादा डिटेल्ड थी और उन्हें यकीन हो गया था कि सोयुंग सच बोल रही थी। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि सोयुंग को डिटेक्टिव को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एक इंटेरोगेशन नहीं थी। डिटेक्टिव ने माफी मांगी अगर उन्होंने सोयुंग को ऑफेंड कर लिया था। सोयुंग ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। डिटेक्टिव फिर मेन पॉइंट पे आए और बताया कि एक लो फर्म ने उन्हें सपोर्ट करने का डिसाइड करा था और उन्होंने उनकी सिचुएशन उन्हें बता दी थी और वो उनकी मदद फ्री में करेंगे। हेनरी और सोयुंग ने भी जब फ्री में सुना तो हेनरी समझ गए थे कि यहाँ पर डील बड़ी होने वाली थी और वो भी इस लो फर्म के बारे में जानना चाहते थे। सोयुंग ने डिटेक्टिव से पूछा कि वो उनकी मदद फ्री में क्यों कर रहे थे। डिटेक्टिव ने बताया कि लो फर्म कभी कभार सपोर्ट करने के लिए केसेस में वॉलंटियर करती हैं। हेनरी को भी पता था कि यहाँ पे सपोर्ट की कोई भी बात नहीं थी और पूरी लॉ इंडस्ट्री में इस बारे में रूमर फैल गए थे और सभी को पता था कि ये कितनी बड़ी डील थी। हेनरी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट यही था कि वो एक मिडिल स्कूलर थे तो वो इस केस को खुद नहीं लड़ सकते थे। सोयुंग ने बताया कि उनके पास रिफ्यूज करने का कोई भी कारण नहीं था और उन्होंने डिटेक्टिव को थैंक यू कहा। डिटेक्टिव ने बताया कि लो फर्म वहाँ पे पास में ही थी और वो उन्हें कांटेक्ट करके बुला रहे थे। हेनरी भी डिटेक्टिव को देख के समझ गए थे कि उन्हें कम से कम 10-20 मिलियन तो इस चीज के मिलने वाले थे। कुछ समय बाद लो फर्म की टीम भी आ गई थी। लॉयर ने सोयुंग को पावर ऑफ अटर्नी दे दी थी जिसे पढ़ के वो उसे कंफर्म कर सकती थी। हेनरी भी देख रहे थे कि जिस तरह से सिचुएशन तेज चल रही थी तो उन्हें भी पता था कि केस कितना बड़ा था। हेनरी ने लॉयर से पूछा कि वो लॉसूट को कैसे फाइल करने वाले थे। लॉयर ने बताया कि उन्हें सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा कि वो किस तरह का लॉसूट करने वाले थे। लॉयर ने बताया क्योंकि यूसैंग की डेथ हो गई थी तो वहाँ पे डीएनए टेस्ट उनके ग्रैंडफादर के साथ होने वाला था और अगर वो ऐसा करेंगे तो वहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा और सभी लोग चेयरमैन यूमिन के बारे में तो जानते ही थे तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। लॉयर ने बताया कि उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था और अगर वो डीएनए टेस्ट जो कि कोर्ट ऑर्डर से होगा तो उन्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। हेनरी भी सोच रहे थे कि क्या ये चीजें सच में इतनी सिंपल होने वाली थी क्योंकि वो वहाँ पे यूसैंग के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ चेयरमैन यूमिन के घर पर यूसैंग ने अपनी मोम से पूछा कि वो वहाँ पे क्या कर रही। यूसैंग की मोम किम ने यूसैंग से पूछा कि क्या उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन थी और बताया कि यूमिन ने अभी तक इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं देखा था और वो चाहती थी कि यूसैंग उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करे। यूसैंग ने बताया कि उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी मगर जिराशी ने सब कुछ लीक कर दिया था। किम ने बताया कि यूसैंग के एक्सक्यूजेस भी अच्छे नहीं थे। यूसैंग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और वो पूछ रहे थे कि वो वहाँ पे क्या कर सकते थे और अगर वो कुछ करेंगे भी तो वो वहाँ पे जिराशी में रिलीज हो जाएगा। किम ने यूसैंग से कहा कि वो इस चीज को एक्सीडेंट से एलिमिनेट कर सकते थे। यूसैंग ने किम की बात से एग्री करा मगर उन्होंने बताया कि वो इस चीज को ज्यादा तो नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स कुछ ज्यादा ही होंगे तो बात सस्पिशियस हो जाएगी। किम ने भी कहा कि अगर वो सस्पिशन की बात कर रहे थे तो उन्होंने यूसैंग से पूछा कि पुअर पीपल करेंगे भी क्या अगर उन्हें इस बात का पता चल जाएगा। किम ने यूसैंग को बताया कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज होती है मनी और मनी का इस्तेमाल करके वो सोयुंग का एक्सीडेंट कराएं और आखिर सोयुंग थी कहाँ पे। यूसैंग ने बताया कि वो सोयुंग को नहीं ढूंढ पाए थे। किम ने कहा कि इसीलिए वो उन्हें स्टूपिड कहती हैं। किम ने यूसैंग को बताया कि सोयुंग अपने अटर्नी से मिलने वाली थी और ये डॉक्यूमेंट सोयुंग की लॉ फर्म ने ही भेजा था। किम ने यूसैंग को ऑर्डर दिया कि वो सबसे पहले लॉ फर्म का पता लगाए और उसके बाद अटर्नी का और अटर्नी का पीछा करके वो सोयुंग को ढूंढे। यूसैंग ने ऑर्डर को रिसीव कर लिया था और फिर मैनेजर के पास कॉल करके पूरा प्लान मैनेजर को बता दिया था। किम भी जो यूसैंग को देख रहे थे वो भी सोच रहे थे कि उनके बेटे इतने डम कैसे थे और वो अपनी आंखों के सामने डेयुंग कंपनी और उनके बेटे को डूबता तो नहीं देख सकती थी। इस बात को 1 महीना हो गया था। लॉयर कह रहे थे कि ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि उन्हें कोर्ट ऑर्डर मिल गया था मगर फिर भी डेयुंग कंपनी को कोई भी रिएक्शन नहीं आया था और इसीलिए उन्होंने सोयुंग के साथ एक मीटिंग रखी थी। लॉयर के लिए ये बात भी कंफ्यूजिंग नहीं थी क्योंकि डीएनए टेस्ट का भी कोई जवाब नहीं आया था। हेनरी ने कहा कि ये बात बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। लॉयर ने हेनरी से इस बात का मतलब पूछा।
हेनरी ने बताया कि सामने वाले बात को खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनकी सिचुएशन को एवेल्युएट कर सकें, और इस सिचुएशन का मतलब ये था कि वो एक अलग प्लान का इस्तेमाल करने वाले थे ताकि सिचुएशन फ्लिप हो सके। लॉयर ने हेनरी से पूछा कि उन्हें इस बात का कैसे पता था। हेनरी भी सोच रहे थे कि लॉयर स्टूपिड ही थे कि अगर उन्हें इस बात का नहीं पता था। हेनरी ने लॉयर को समझाया कि यहाँ पे वो 2 ही रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते थे। पहला ये था कि उन्होंने कंक्लूड कर लिया था कि केस नॉनसेंस था और वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, मगर हेनरी ये सोच नहीं सकते थे कि चेयरमैन ऐसा कुछ करेंगे। और दूसरा रिएक्शन ये था कि उनके पास एक डिफरेंट प्लान था और वो टाइम को खींच के उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। लॉयर्स ने भी दूसरे प्लान के बारे में पूछा। हेनरी ने कहा कि वो जैसा सोच रहे थे वही था और बताया कि मनी बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर है। लॉयर कह रहे थे कि उन्होंने इस बात के रूमर्स तो सुने थे मगर उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हेनरी ने भी जब कैफे के बाहर देखा तो वहाँ पे एक ब्लैक कार खड़ी थी जो कि कैफे के आगे ही खड़ी थी और वो वहाँ से हिल नहीं रही थी। हेनरी ने अटर्नीज को बताया कि उनका पीछा हो रहा था और क्योंकि उन्हें सोयुंग का पता लगाना था और ना ही उनके पास उनका नंबर था तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अटर्नीज को फॉलो करेंगे। सोयुंग भी बता रही थी कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हेनरी ने बताया कि उनके पास सिचुएशन के लिए एक प्लान था। सोयुंग ने हेनरी से उनके प्लान के बारे में पूछा। हेनरी ने बताया कि उनका प्लान थोड़ा क्रेजी था और प्लान ये था कि वो सबसे पहले सबसे पास वाले सबवे स्टेशन पे जाए और एक ट्रेन पकड़े और जब वो कुछ स्टेशन आगे जाए तो वो फिर से ट्रेन को चेंज करे और जैसे ही वो ऐसा करे तो वो उन्हें कॉल करे। सोयुंग ने पूछा कि वो सिर्फ उसी स्टेशन के बारे में बात क्यों कर रहे थे। हेनरी ने बताया क्योंकि इस समय लोग घर जा रहे थे तो वो स्टेशन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। हेनरी ने बताया कि किसी को पीछा करने में सबसे जरूरी चीज होती है कि वो टारगेट के बीच में डिस्टेंस रखें और अगर वो उस स्टेशन पे जाएंगी जो कि रश आवर में होगा तो वहाँ पे सोयुंग का पीछा करना मुश्किल होगा। हेनरी ने कहा कि अगर वो प्लान को समझ गए थे तो वो उनका पीछा छुड़ा के फिर से मिलेंगे। सोयुंग ने हेनरी को अपना ध्यान रखने के लिए कहा। यू सैंग के मैनेजर जो कि कैफे के बाहर कार में थे वो भी पूछ रहे थे कि क्या सोयुंग वहाँ पे अकेली आई थी। साथ वाले पर्सन ने कहा कि देख के तो यही लग रहा था। ये मैनेजर ने पूछा कि सोयुंग इतना अजीब क्यों लग रही थी, लेकिन तभी सोयुंग ने मैनेजर की तरफ देखा और वो वहां से भागने लगी। मैनेजर भी समझ गए थे कि सोयुंग को उनके बारे में पता चल गया था और वो भीड़ में सोयुंग का पीछा करते हुए जा रहे थे। मैनेजर कह रहे थे कि उन्हें सोयुंग को किसी भी तरह से पकड़ना होगा मगर वो इस बात से कंफ्यूज थे कि वो इतना तेज कैसे भागती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कैफे के बाहर सोयुंग अटर्नी के साथ कैफे के बाहर निकल रही थी और वो भी कह रही थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हेनरी का प्लान वर्क कर गया था। अटर्नी भी कह रहे थे कि हेनरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो नहीं थे और यहाँ फेक सोयुंग आगे भागती जा रही थी। मैनेजर भी कह रहे थे कि वो उन्हें पकड़ के ही रहेंगे, लेकिन तभी वहां पे एक डेड एंड आ गया था जिस वजह से वहां पे फेक सोयुंग को रुकना पड़ा। मैनेजर ने सोयुंग से कहा कि वो फाइनली रुक चुकी थी और अब उन्हें उनके साथ ही चलना होगा। फेक सोयुंग वहां पे अपने फोन को इस्तेमाल कर रही थी और जब वहां पे सोयुंग ने बात कही तो मैनेजर सरप्राइज हो गए क्योंकि वो बात कुछ ज्यादा ही डीप थी और वो समझ गए थे कि वो सोयुंग तो नहीं थी और पूछने लगे कि आखिर वो कौन थे और ये पर्सन थे हेनरी और बताया कि वो एक क्रेजी पर्सन थे जो भीड़ में भाग रहे थे। मैनेजर गुस्सा थे और उन्होंने अपने साथ के लोगों को कहा कि वो हेनरी को पकड़े। मैनेजर कह रहे थे कि उनके सुपीरियर सभी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देंगे और वो हेनरी का इस्तेमाल ब्लैकमेल में भी कर सकते थे। हेनरी मैनेजर से कह रहे थे कि वो ऐसी चीजें ना कहें जो वो रिग्रेट करेंगे और हेनरी जो फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई कि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और वो वहां पे पहुंचने वाले थे। हेनरी ने भी कहा कि उन्होंने मैनेजर से कहा था कि वो अपनी बातों को रिग्रेट करेंगे और मैनेजर से पूछा कि क्या उन्हें इमरजेंसी कॉल के बारे में पता था क्योंकि जब भी इस पे कॉल की जाती है तो उनकी लोकेशन भी अपने आप शेयर कर दी जाती है। तभी वहां पे पुलिस भी आ गई थी। मैनेजर भी समझ गए थे ये सब हेनरी का प्लान था। हेनरी ने भी मैनेजर से पूछा कि क्या उन्होंने ये बात बस अभी रियलाइज करी थी और यहाँ यूसैंग बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि मैनेजर अरेस्ट हो चुके थे। यूसैंग ने किम को बताया कि मैनेजर के लिए एक अरेस्ट वारंट भी आ गया था और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि मैनेजर उनकी कंपनी की रजिस्टर कार को चला रहे थे। किम ने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी आए तो डिक्लाइन करना था और उन्हें मैनेजर के बारे में पता ही था कि वो इतने सेंसिबल तो होंगे ही कि वो कुछ भी नहीं बताएंगे और वो मैनेजर के लिए एक लॉयर को भेज दें जिस वजह से मैनेजर भी समझ जाए कि किम क्या चाहती थी। यूसैंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि मैनेजर डियोंग कंपनी से एसोसिएटेड थे तो ये बात अब पुलिस, प्रेस और सबको पता चल जाएगी। किम ने बताया कि उन्हें सोयुंग को ढूंढने का गिव अप करना होगा क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा ही आके फॉलो कर रही थी और यहाँ पे अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि वो इस चीज को पब्लिक में बिल्कुल भी ना आने दे। और यहाँ अटर्नीज की लॉ फर्म में सोयुंग ने हेनरी को बुला लिया था
हेनरी ने बताया कि वो चेंज करने के लिए घर चले गए थे। सोयंग ने हेनरी को बताया कि उनका आउटफिट उन पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हेनरी ने सोयंग को कहा कि उनके साथ मजाक ना करें। सोयंग ने कहा कि हेनरी उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह दिख रहे थे। हेनरी भी इन सब बातों को सुनते हुए एम्बैरेस हो रहे थे। कुछ समय बाद अटर्नीज वहां पे आ गए थे। हेनरी ने बताया कि मैनेजर ने कहा था कि वो उन्हें किडनैप करके एक ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल करने वाले थे, तो उन्होंने कंफर्म करा कि वो चार्जेस से तो नहीं बच पाएंगे। अटर्नी ने बताया कि डेयोंग इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगी और जो भी लोग अरेस्ट हुए थे उनसे अपने कनेक्शंस को काट देगी। सोयंग ने हेनरी से पूछा कि क्या अब केस नॉर्मली चलने वाला था। हेनरी ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था और ऐसा हो सकता था कि वो और टाइम को खींचने की कोशिश करेंगे। सोयंग ने बताया कि उन्होंने सुना था कि वो कोर्ट से डायरेक्टली एक समन ऑर्डर्स को ले सकते थे। लॉयर ने बताया कि ये बात सच थी, मगर ये चीज जरूरी नहीं थी कि वो कोर्ट में खुद आए और वो वहां पे अपने लॉयर को भी भेज सकते थे। हेनरी ने भी बताया कि वो बहुत ज्यादा रिच थे, तो वो सबसे बेस्ट लॉयर को हायर करके सिचुएशन से बच सकते थे। लेकिन तभी हेनरी को वहां पे इस बात का सॉल्यूशन मिल गया था और हेनरी ने बताया कि सॉल्यूशन ये था कि उन्हें चेयरमैन यू मिन से खुद मिलना होगा। अटर्नी ने हेनरी से पूछा कि वो इस चीज को करें कैसे, क्योंकि अगर यू सेंग जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट से आ रहे हैं उसको खुद ले रहे हैं और चेयरमैन को नहीं दिखा रहे हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि चेयरमैन यू मिन को केस के बारे में नहीं पता था। हेनरी, जो कि अटर्नी को डिसअपॉइंटेड तरीके से देख रहे थे, वो बता रहे थे कि इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो स्पेशल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते थे। अटर्नी ने भी बताया कि वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भूल गए थे। हेनरी भी सोच रहे थे कि क्या ये लोग सच में खुद को लॉयर कहते थे, और सोयुंग सोच रही थी कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे लॉयर कौन था, क्योंकि देखने में तो हेनरी यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। स्पेशल सर्विस होता क्या है? अगर कोर्ट को एक पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को ही मेल को भेजना हो तो वो स्पेशल सर्विस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि नॉर्मल सर्विस में मेल जो है एड्रेस पे चला जाता है तो फैमिली रिसीव कर लेती है, तो जरूरी नहीं है जिस पर्सन के पास भेजा गया वही उसे रिसीव करें। अटर्नी ने भी बताया कि अगर वो स्पेशल सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो मेल सीधा चेयरमैन यू मिन के पास ही जाएगा, क्योंकि ये चेक किया जाता है कि मेल रिसीव किसने करा था, और इस वजह से चेयरमैन को केस के बारे में और सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। हेनरी भी इस बात पे सोच रहे थे, तो लॉयर ने पूछा कि क्या हेनरी के पास एक और बड़ी आइडिया था। हेनरी ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी, और लॉयर से पूछा कि जब यू सेंग का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या वो उनकी कार का पता लगा सकते थे। लॉयर ने बताया कि वो ऐसा कर सकते थे, मगर हेनरी ऐसा क्यों पूछ रहे थे, तो हेनरी ने बताया कि उन्हें र्यूमर के बारे में तो पता ही होगा, और र्यूमर ये था कि यू सेंग ने इनहेरिटेंस के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया था, और हेनरी की पास्ट लाइफ में भी चेयरमैन यू मिन भी अचानक से पास अवे हो गए थे और कंपनी यू सेंग के पास आ गई थी, जो कि कंपनी के सीईओ बन गए थे, मगर बाद में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी जो उतनी ही जल्दी बंद भी हो गई थी। हेनरी ने पूछा कि क्या वो ये चीज कर सकते थे। लॉयर्स ने एग्री कर लिया था, और कुछ समय बाद लॉयर्स ने कार को ढूंढ भी लिया था। लॉयर ने बताया कि पुलिस जब भी कार स्क्रैप यार्ड पे भेजती है तो वो वहां पे चेक करने आए थे, और जब उन्होंने कारों के बीच ध्यान से देखा तो फाइनली उन्हें कार मिल गई थी। लॉयर भी देखना चाहते थे कि वहां पे हेनरी क्या दिखाना चाहते थे, क्योंकि अगर हेनरी यंग नहीं होते तो वो हेनरी को खुद की लॉ फर्म के लिए खुद हायर कर लेते। लॉयर ने हेनरी से पूछा कि क्या वो वहां पे कुछ ढूंढ रहे थे। हेनरी ने भी कहा कि वो देखेंगे, और उन्होंने कार पे अपना हाथ रख दिया था और हेनरी के सामने विजन शुरू हो गया था। हेनरी ने भी विजन में देखा कि कार हाईवे पे जा रही थी, और फाइनली उन्हें वहां पे एक क्लू मिल गया था। हेनरी को लग तो यही रहा था कि यू सेंग एक कंप्लीट इडियट है, मगर उनका प्लान इतना बुरा नहीं था, और हेनरी ने अपना हाथ कार से हटा लिया था। लॉयर्स ने हेनरी से पूछा कि उन्होंने बस कार को टच करा था और इतना इंटरेस्टिंग क्या था। हेनरी ने बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं था और यहाँ पे मर्डर हुआ था। लॉयर्स ने भी जब मर्डर सुना वो हैरान हुए। हेनरी ने भी बताया कि उन्होंने पहली बार ऐसी ट्रिक देखी थी, और यहाँ यू सेंग के ऑफिस में यू सेंग के पास मेल आया था जिसमें वहां पे उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। यू सेंग भी गुस्से में थे और बता रहे थे कि वो सिचुएशन को रिग्रेट करने वाले थे। कुछ समय बाद यू सेंग एक वेयर हाउस में आ गए थे और उन्होंने वहां पे गोंग को बुलाया। यू सेंग चिल्लाते हुए गोंग को अपने सामने आने के लिए कह रहे थे। गोंग ने बताया कि वो उनका इंतजार कर रहे थे, मगर फिर भी वो थोड़ा लेट आए थे, और क्या वो वहां पे मनी ले आए थे। यू सेंग ने गोंग से पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता था कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकते थे। गोंग ने कहा कि मगर वो फिर भी मनी तो ले आए थे। यू सेंग ने बताया कि वो इस चीज को आखिरी बार नजरअंदाज कर रहे थे और अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, मगर गोंग ने बताया कि वो कंफर्म तो नहीं कह सकते थे कि अगर वो इस चीज को और करेंगे या फिर नहीं। गोंग ने यू सेंग को बताया क्योंकि उन्होंने उनके लिए 2 कारों को सैबोटाज करा था, तो कम से कम वो उन्हें 2 चांस तो दें। यू सेंग गुस्से में आ गए। उन्होंने गोंग से पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता था कि वो उनसे नेगोशिएट कर सकते थे।
गोंग ने बताया कि वो कुछ भी नेगोशिएट नहीं कर रहे थे और क्योंकि उन्होंने उनके भाई को उनके कहने पर मारा था तो वो उनसे पैसे ले रहे थे। यूसैंग ने गोंग को धक्का मारा और गोंग से पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता था कि उन्होंने इतने पैसे गोंग जैसे लोगों के लिए कमाए थे और उन्होंने पहले से गोंग को 200 मिलियन वॉल दे दिए थे। गोंग ने कहा कि यूसैंग की बात सही तो थी मगर किसी के पास कभी भी काफी पैसे तो नहीं हो सकते थे। यूसैंग ने तभी वहां गन निकाल ली थी और गोंग से कहा कि उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने एंड में मरने का ही डिसाइड करा था। गोंग बहुत ज्यादा डर गए थे और वो यूसैंग से माफी मांग रहे थे और माफी मांगते हुए गोंग यूसैंग को यंग मास्टर कह रहे थे। यूसैंग ने गोंग को कहा कि उन्हें यंग मास्टर नहीं चेयरमैन कहें क्योंकि वो चेयरमैन थे। गोंग ने यूसैंग को बताया कि उन्होंने जैसा उनसे कहा था कि उन्होंने वही करा था। यूसैंग ने बताया कि उन्हें उनकी ट्रिक पसंद तो आई थी क्योंकि उस ट्रिक का पुलिस भी पता नहीं लगा पाई थी मगर अब एक प्रॉब्लम थी क्योंकि वो ट्रिक यूसैंग और गोंग दोनों को पता थी। तभी वहां पे एक पर्सन आए और उन्होंने कहा कि वो ट्रिक अब सीक्रेट नहीं बची थी। यूसैंग पीछे मुड़े और पूछा आखिर वहां पे कौन था और हेनरी से पूछा कि आखिर वो कौन थे। हेनरी बताने लगे कि आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा था और उन्होंने गोंग की पूरी ट्रिक को एक्सप्लेन कर दिया था जिस वजह से ब्रेक फेल हो गए थे और कार का एक्सीडेंट हो गया था। हेनरी ने भी गोंग की तारीफ करी क्योंकि जब तक वहां एम्बुलेंस और पुलिस आई थी सभी एविडेंस गायब हो गया था। यूसैंग ने हेनरी से पूछा कि उन्हें इन सब के बारे में कैसे पता था और क्या वो एक डिटेक्टिव थे। हेनरी ने कहा कि उन्हें ऐसा इसलिए पता था क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा था। यूसैंग ने गोंग से पूछा कि क्या हेनरी उनके गैंग के मेंबर थे। गैंग इस बात से मना कर रहे थे। हेनरी ने बताया कि वो गोंग की गैंग के मेंबर नहीं थे और वो वहां पे सिर्फ एक विटनेस थे और वो कह सकते थे कि वो सब विटनेसेस थे। तभी वेयर हाउस के अंदर लाइट्स ऑन हो गई थी, पुलिस भी वहीं पे थी और वहां पे पूरी रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो गई थी। यूसैंग भी कह रहे थे कि आखिर वहां पे क्या हो रहा था। हेनरी ने यूसैंग को बताया कि उनके वहां पे आने का कारण था तो ये कि वो विटनेस को कम करना चाहते थे मगर अब विटनेस डबल हो चुके थे। एक पर्सन तभी वहां पे जोर से चिल्लाए और भीड़ में आगे आए और उन्होंने यूसैंग से पूछा कि क्या ये सब कुछ उन्हीं ने किया था। यूसैंग ने भी जब पीछे मुड़ के देखा वो सरप्राइज हुए क्योंकि वो पर्सन यूसैंग के फादर थे जो कि कंपनी के चेयरमैन थे। यूसैंग ने जब वहां पे अपने डैड को देखा तो उन्होंने अपनी गन को ड्रॉप कर दिया था और वो डर के पीछे होते जा रहे थे। यूसैंग बहाना देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी चेयरमैन यूमिन ने यूसैंग से उनके दोनों बेटों को मारने का कारण पूछा। हेनरी ने बताया कि उन्होंने स्पेशल सर्विस का इस्तेमाल करके यूसैंग की सभी ट्रिक्स चेयरमैन यू को बता दी थी। चेयरमैन यूमिन जो कि गुस्से में थे यूसैंग से पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया था। गोंग भी सोच रहे थे कि हेनरी को उनकी ट्रिक के बारे में आखिर पता कैसे चला था। प्रोसिक्यूटर वहां पे आ गए थे और उन्होंने यूसैंग को 2 मर्डर और मल्टीपल किडनैपिंग के काउंट पे अरेस्ट कर लिया था। जब पुलिस ऑफिसर्स यूसैंग को लेके जा रहे थे चेयरमैन यूमिन भी सोच रहे थे कि क्या यूसैंग अपने भाइयों की तरह उन्हें भी मारने वाले थे। इस सिचुएशन के बाद हेनरी ने 3 लोगों के डीएनए टेस्ट रिक्वेस्ट करे जो कि थे चेयरमैन यूमिन, चेयरमैन के बेटे यूसैंग हो और सोयुंग के बेटे यंग। टेस्ट के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि यंग मिन चेयरमैन यूमिन की ही ब्लड लाइन के थे मगर हेनरी ने उसके बाद यू फैमिली के सभी मेंबर्स के डीएनए टेस्ट को रिक्वेस्ट करा और जब डीएनए टेस्ट आए तो लॉयर्स ने भी ये एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हेनरी ने भी बताया क्योंकि वहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप 1% से भी कम था। हेनरी की वजह से चेयरमैन यूमिन को भी पता चल गया था कि यूसैंग उनके बायोलॉजिकल बेटे नहीं थे। लॉयर ने बताया मगर इस बात से ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि यंग मिन चेयरमैन यूमिन के 99.98% ग्रैंडसन थे। हेनरी भी इस बात का कारण समझ गए थे कि क्यों यूसैंग और उनकी मदर किम इतनी कोशिश क्यों कर रही थी क्योंकि किम का अफेयर कहीं और चल रहा था और क्योंकि किम चेयरमैन यूमिन की सेकंड वाइफ थी तो उन्होंने दोनों बड़े बेटे जो कि उनके खुद के बेटे नहीं थे उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था और ये बात चेयरमैन को नहीं पता थी। लॉयर ने हेनरी से पूछा कि क्या ये सब मनी की वजह से हुआ था। हेनरी ने बताया कि एक कारण मनी था मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि किम अपने आप को बचा नहीं पाती अगर ये फैक्ट सब लोगों के सामने आ जाता तो इसीलिए उनके लिए सबसे जरूरी ब्लड टेस्ट को रोकना था। अगर चेयरमैन यूमिन को अपने ग्रैंडसन की पॉसिबिलिटी के बारे में पता चलता तो वो उसी समय डीएनए टेस्ट करा लेते और उसी के साथ साथ यूसैंग का भी ब्लड टेस्ट होता और चेयरमैन को वहां पे सब पता चल जाता। हेनरी ने बताया कि एंड में यूसैंग और किम को चेयरमैन यूमिन ने अपनी फैमिली से निकाल दिया था मगर ये सबसे बुरा पार्ट भी नहीं था। लॉयर ने बुरे पार्ट के बारे में पूछा। हेनरी ने बताया कि किम ने चेयरमैन यूमिन से शादी उनकी फर्स्ट वाइफ के पास अवे होने के बाद करी थी मगर उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड पे चीट कर लिया था
और जो उनका बेटा था वो चेयरमैन का भी असली बेटा नहीं था। लॉयर्स भी समझ गए थे कि ये बात स्टार्टिंग से ही एक कॉर्पोरेट वॉर थी और किम जिस फैमिली से थी वो डेयोंग कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे, क्योंकि दोनों फैमिलीज की कंपनीज डेयोंग और संग सेम आसमान के नीचे नहीं रह सकते हैं। और एंड में वहां पे यंग मिन ही बचे थे। कुछ समय बाद वहां पे चेयरमैन यूमिन के ग्रैंडसन को लेने कंपनी से लोग आ गए थे। सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। हेनरी ने बताया कि अब सब कुछ ठीक होने वाला था, क्योंकि उनके पास उन्हें गलत तरह से ट्रीट करने का कोई भी कारण नहीं था, क्योंकि कंपनी को टेक ओवर करने के लिए यंग मिन ही बचे थे। तो हेनरी ने सोयुंग को बताया कि वो अपने बेटे को अच्छी तरह से एजुकेट करे ताकि वो अपनी फादर की तरह कोई भी डम हरकत ना करें। हेनरी भी सोच रहे थे कि अगर चेयरमैन यूमिन के साथ कुछ होगा तो दोनों कंपनी डेयोंग और सेंग दोनों के बीच जो वॉर होगी उसके इंचार्ज सोयोंग होगी। सोयोंग ने हेनरी को बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छी तरह से ही रेस करेंगी। हेनरी और सोयोंग एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। हेनरी ने सोयोंग से कहा कि जब चीजें ठीक हो जाए तो वो उनके बारे में ना भूलें। सोयोंग ने बताया कि वो हेनरी को कभी भी नहीं भूलेंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ ठीक हुआ था और इसी के साथ सोयोंग वहां से चली गई थी। हेनरी भी कह रहे थे कि ये उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल पैटर्निटी लॉ सूट था। और यहाँ हेनरी के घर पर हेनरी की सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान थी और कह रही थी कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। हेनरी भी पूरा फ्लेक्स मारते हुए कह रहे थे कि क्योंकि इस चीज से ज्यादा टेंशन हो गई थी तो उन्हें जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस को गलत कर देना था, क्योंकि एक न्यूज आई थी कि एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट ने एसएटी के एग्जाम में परफेक्ट स्कोर गेन करा था। हैना भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच था। हेनरी के डैड ने हेनरी को बताया कि उन्हें पता था कि वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे जब उन्होंने 2 एग्जाम को एक साथ क्लियर करा था, मगर हेनरी का परफेक्ट स्कोर उन्हें फिर भी सरप्राइज कर रहा था। हेनरी ने कहा कि वो सिर्फ लकी थे। हेनरी के डैड ने हेनरी से कहा कि ये बात तो अलग थी, मगर वो आजकल किससे मिल रहे थे। हेनरी ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे थे। हेनरी के डैड ने टेबल पे एक बॉक्स रखा और बताया कि वो इसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा कैश था। हेनरी ने बताया कि उनका डेयोंग कंपनी के साथ एक छोटा रिलेशनशिप था। तो हेनरी के डैड ने पूछा कि एक छोटे रिलेशनशिप में 50 मिलियन कौन भेजता है। हेनरी को लग रहा था कि सोयोंग ने चेयरमैन यूमिन से इस बारे में बात करी होगी, मगर फिर भी हेनरी को ये चीज अच्छी लग रही थी, क्योंकि हेनरी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत तो होने वाली थी। तो हेनरी ने अपने डैड से कहा कि क्यों ना वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। हेनरी के डैड ने कहा कि ये पैसे कुछ ज्यादा ही थे, तो हेनरी ने कहा कि वो उनकी इतनी ही मदद करेंगे। हेनरी के डैड ने हेनरी से पूछा कि क्या वो इतने कॉन्फिडेंट थे। तो हेनरी ने अपने डैड से पूछा कि क्या उन्होंने कभी हेनरी को बेकार बातें करते सुना है। हेनरी के डैड ने भी हेनरी की बात पे एग्री कर लिया था। रात हो गई थी और हेनरी को भी पता था कि यहाँ पे हेनरी की रियल बिगिनिंग होने वाली थी और ये साल हेनरी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। बोर्डिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट स्कूल में ही रहते हैं और वहीं पे पढ़ते हैं। हेनरी ने भी एक बहुत फेमस बोर्डिंग स्कूल चूज करा था जो कि बार एग्जाम के स्टूडेंट चूज करते हैं। हेनरी ने डिसाइड करा था कि वो बोर्डिंग स्कूल एक ही साल जाएंगे, क्योंकि उन्हें लो कोर्स के लिए 35 क्रेडिट चाहिए थे, जिसकी वजह से वो बार एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाए। हेनरी बोर्डिंग स्कूल में आ गए थे। बोर्डिंग स्कूल के स्टाफ ने हेनरी को उनका रूम दिखा दिया था और हेनरी को उनकी की पास कर दी थी। हेनरी ने स्टाफ को थैंक यू करा और वो रूम के अंदर आ गए थे। हेनरी भी कह रहे थे कि उन्हें 1 साल यहीं पे रहना था। हेनरी ने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे 1 साल के लिए क्रेजी तरह से स्टडी करने वाले थे। तभी हेनरी के रूममेट ने एंट्री ली और रूममेट ने हेनरी से रूड तरीके से कहा कि वो आखिर वहाँ पे क्या कर रहे थे। रूममेट ने बताया कि वो दूसरे रूम के लिए रिक्वेस्ट करने वाले थे, क्योंकि वो वहाँ पे एक छोटे बच्चे का ध्यान तो नहीं रखना चाहते थे। हेनरी भी इस बात से थोड़ा बोदर हो रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि वो भी एक दूसरे रूम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। रूममेट ने हेनरी से पूछा कि क्या हेनरी उनसे उल्टा जवाब दे रहे थे। तो हेनरी ने रूममेट को अपना मुंह बंद करने के लिए कहा, मगर जब हेनरी और रूममेट अलग रूम को रिक्वेस्ट करने गए तो वहाँ पे कोई भी और रूम्स नहीं थे। मैनेजमेंट ने बताया कि वहाँ पे रूल ये था कि स्टार्टिंग में जो रूम मिला हो तो वो एंड तक वही रहता है। हेनरी भी देख रहे थे कि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। हेनरी बोर्डिंग स्कूल के हॉल में चलते हुए जा रहे थे और वो भी कह रहे थे उनके रूममेट उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कर रहे थे और वो हेनरी को लगातार हरास भी कर रहे थे। और हेनरी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके रूममेट की प्रॉब्लम ही तो ठीक है। हेनरी रोड के साइड में चलते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी कार से कुछ ऑब्जेक्ट आया और वो हेनरी को हिट हुआ। हेनरी ने भी देखा कि कार में उनके रूममेट थे। हेनरी ने भी जब अपने रूममेट को देखा तो वो वहां पे चिल्लाने लगे। हेनरी अपने लेक्चर के लिए आ गए थे और वो भी कह रहे थे कि उन्हें इस जगह से जल्दी निकलना होगा।
लेकिन तभी हेनरी को क्लास में से किसी ने बुलाया और बताया कि उनका नाम रिन था और उनके साइड वाली सीट खाली थी, तो वहां पे हेनरी बैठ सकते थे। हेनरी ने रिन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। रिन ने हेनरी से पूछा कि क्या वो वही जीनियस बॉय थे जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। हेनरी ने जीनियस बॉय के बारे में पूछा। रिन ने बताया कि सभी लोग बात कर रहे थे कि उनके बोर्डिंग स्कूल में एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट थे जिसका एसएटी के एग्जाम में परफेक्ट स्कोर था। रिन ने हेनरी से पूछा कि क्या उनका लक अच्छा नहीं चल रहा था। हेनरी ने रिन की बात का मतलब पूछा। रिन ने बताया कि वो ली की बात कर रही थी क्योंकि वही उनके रूममेट का नाम था। रिन भी समझ सकती थी कि ली ने अपना नाम क्यों नहीं बताया था और बताया कि वो सेम हाई स्कूल से थे। हेनरी ने रिन से पूछा कि आखिर वो वहां पे क्यों थे। रिन ने बताया कि ली रिन को फॉलो करते हुए स्कूल में आ गए थे। रिन ने बताया कि ली ने उन लेक्चर्स को अटेंड करा था जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं थे, तो इसी वजह से वो ली से इतना मिलती नहीं थी, मगर वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी जो चीजें ली हेनरी के साथ कर रहे होंगे और बता रही थी कि एक तरह से ये सब रिन की ही गलती थी। हेनरी ने भी जब देखा कि ली रिन का पीछा करते हुए बोर्डिंग स्कूल में आ गए थे तो वो उन पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और उन्होंने रिन से पूछा कि क्या ली वहां पे कोई भी क्लास को पास कर सकते थे। तो रिन ने बताया कि वो एग्रीकल्चर क्लास को पास कर सकते थे क्योंकि उस क्लास को पास करने के लिए वहां पे सिर्फ फीस ही देनी होती है, क्योंकि क्लास के लिए हमेशा और स्टूडेंट्स की जरूरत होती है और फिलहाल वहां पे सिर्फ 4 स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट है वो अपनी क्लास को अटेंड भी नहीं करते हैं। हेनरी ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने एग्जाम को फर्स्ट ट्राई में पास कर देंगे और वो ली से दोबारा तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ली और उनकी गैंग बात कर रही थी। ली की गैंग ने बताया कि हेनरी और रिन आपस में अच्छे से बात कर रहे थे। ली ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कहा कि हेनरी क्या सच में मरना चाहते थे और हेनरी की हिम्मत भी कैसे हुई कि उन्होंने रिन से बात करी और हेनरी से डील करने के लिए एक डेट सेट कर ली। हेनरी का यहाँ पे स्टडी सेशन खत्म हो गया था। हेनरी भी कह रहे थे कि वो सारा दिन पढ़ के बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे और उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो बार एग्जाम को दोबारा लेंगे। मगर हेनरी सोचने लगे कि ली कुछ समय से रूम में नहीं आ रहे थे, मगर एक तरह से हेनरी के लिए अच्छी ही चीज थी। हेनरी ने भी जब ली के पोस्टर देखे उन्होंने भी कहा कि वो आखिर कौन से एरा में जी रहे थे, मगर हेनरी इस बात पे क्यूरियस तो थे और वो भी देखना चाहते थे कि ऐसे इडियट्स के दिमाग में आखिर चलता क्या है। तो हेनरी ने वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करा और हेनरी के सामने एक विजन शुरू हो गया था, मगर इस विजन में हेनरी वहां पे किडनैप हो चुके थे और हेनरी को किडनैप करा था ली और उनकी गैंग ने। हेनरी ने भी देख लिया था कि ली उन्हें किडनैप करके माउंटेन्स में खाली छोड़ देना चाहते थे और सबसे बुरी बात तो ये भी थी कि वो इसे प्रैंक बोलने वाले थे। हेनरी भी सोच रहे थे कि ली इस चीज को कैसे डील करेंगे कि अगर वहां पे हेनरी को कुछ होगा। तभी हेनरी को लगा कि क्या ली इस चीज को ग्रॉस नेग्लिजेंस की तरह सोच रहे थे। हेनरी भी देख रहे थे कि ली का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। ग्रॉस नेग्लिजेंस होता क्या है? इसमें होता ये है, अगर कोई पर्सन किसी एक्ट को कमिट कर रहा है और वो ये जानता है कि वो जो कर रहा है वो एक क्राइम हो सकता है, मगर फिर भी वो उसे करने का डिसाइड करता है। और अगर यहाँ पे अगर ली के प्रैंक से हेनरी की लाइफ भी चली जाती है तो यहाँ पे ली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मर्डर जो कि ग्रॉस नेग्लिजेंस से किया जाता है उसका सेंटेंस 5 साल का होता है, मगर उसका इंटेंशन प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हेनरी भी सोच रहे थे कि वो वहां पे क्या कर सकते थे क्योंकि ये चीज हेनरी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी। हेनरी सोच रहे थे कि क्या वो इस चीज को लेकर ली को कन्फ्रंट करें या फिर ली को अवॉइड करें, मगर इन दोनों ही सिचुएशन में हेनरी डिसएडवांटेज पे थे। तो हेनरी ने सोचा कि क्या वो वहां पे सेल्फ डिफेंस पे जाए, मगर सेल्फ डिफेंस को प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हेनरी ने इस बात पे थोड़ा सोचा और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इस सिचुएशन में अपनी आर्मी के सार्जेंट की ट्रेनिंग के रिजल्ट को दिखाएंगे जो कि हेनरी ने अपनी पास्ट लाइफ में करी थी। तो हेनरी कुछ समय बाद जॉगिंग के लिए आ गए थे। ली भी देख रहे थे कि हेनरी एक्सरसाइज भी करते हैं। ली के गैंग मेंबर ने बताया कि वो देख रहे थे कि हेनरी कुछ समय से इसी कोर्स पे रनिंग करते हैं। ली ने गैंग मेंबर से पूछा कि क्या उन्होंने कार को रेंट कर लिया था। गैंग मेंबर ने इस बात की कंफर्मेशन दी। ली ने भी कहा कि हेनरी आज मरने वाले थे और फिर ली ने अपने प्लान को शुरू कर दिया था। गैंग मेंबर ने ली से पूछा कि क्या वो इस चीज में श्योर थे। ली ने बताया कि अगर यहाँ पे हेनरी मर भी जाते हैं तो वहाँ पे ली की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गैंग मेंबर ने पूछा कि क्या होगा कि अगर वो पुलिस को कॉल करेंगे। ली ने गैंग मेंबर से कहा कि वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि वो इस चीज को पहली बार कर रहे थे और अगर वो पकड़े भी गए तो वो कहने वाले थे कि ये सब एक प्रैंक की था और उन्हें बाकी की स्क्रिप्ट भी पता ही थी। हेनरी यहाँ पे रनिंग कर रहे थे लेकिन तभी उनके फेस के ऊपर एक मास्क आ गया था और ली ने हेनरी पे अटैक कर दिया था। हेनरी भी देख रहे थे कि ली ने उन पे सच में अटैक कर दिया था
और यहाँ कार में उन्हें किडनैप करके लेके जा रहे थे। ली हेनरी से कह रहे थे कि ये सब हेनरी की वजह से ही हो रहा था। हेनरी भी सोच रहे थे कि ली और उनकी गैंग हेनरी ने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डम थे, क्योंकि गैंग ने हेनरी की बॉडी को भी चेक नहीं करा था। हेनरी भी देख रहे थे कि आखिर ये लोग उन्हें कितना आगे लेके जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे आसपास रोड भी नहीं थे। और क्योंकि ली अपना प्लान फॉलो कर रहे थे तो हेनरी ने भी डिसाइड करा कि वो अपने प्लान को फॉलो करेंगे और उन्होंने एक नाइफ को निकाल लिया था। गैंग आपस में बात कर रही थी कि वाइल्ड एनिमल्स को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली थी। इन बातों के बीच हेनरी अपने आप को रिलीज कर रहे थे और हेनरी ने अपने आप को रिलीज कर लिया था। हेनरी भी देख रहे थे कि ये इडियट्स आपस में बहुत नॉनसेंस बातें कर रहे थे और समय आ गया था कि वो अपने एक्शंस को रिपे करें। ली ने कहा कि ये जगह सही थी और उन्होंने कार को रोकने के लिए कहा। गैंग मेंबर ने कंफर्मेशन दी कि यहाँ पे फोन सर्विस नहीं थी। ली भी कह रहे थे कि यहाँ पे हेनरी के मरने के लिए सही वेदर था और अपने गैंग मेंबर्स को ली को कार से बाहर निकालने के लिए कहा। और यहाँ कार की ट्रंक में हेनरी भी बिल्कुल प्रिपेयर थे। ली ने कहा कि वो हेनरी को उनके ग्रेवयार्ड पे ले आए थे और गैंग मेंबर ने जैसे ही कार का ट्रंक खोला तो हेनरी भी वहां पे प्रिपेयर थे और हेनरी ने कहा कि ये ग्रेवयार्ड ली का होने वाला था। ली ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हेनरी के हैंड्स वहां पे फ्री थे। तभी हेनरी ने अपने स्प्रे का इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से ली और उनके गैंग मेंबर की आइस में इरिटेशन शुरू हो गई थी। मगर वहां पे एक और गैंग मेंबर बचे हुए थे। गैंग मेंबर ने हेनरी की तरफ अटैक करना शुरू करा। हेनरी कार के ट्रंक से स्लाइड करते हुए बाहर आए और गैंग मेंबर के लेग पे जोर से अटैक करा, जिसकी वजह से गैंग मेंबर के लेग की बोन ब्रेक हो गई। हेनरी ने बताया कि इसी वजह से उन लोगों को हेनरी की बॉडी को चेक करना चाहिए था। हेनरी ने जब कार के अंदर देखा तो वो भी समझ गए थे वो उन्हें वहां पे छोड़ के जाने वाले थे, क्योंकि कार की कीज वैसी की वैसी ही थी। हेनरी कार के अंदर बैठ गए थे और वो कार को लेके जा रहे थे। ली का जब विजन क्लियर हुआ तो वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और कुछ दूर आगे फॉरेस्ट में यहाँ एक बहुत जोर से एक्सप्लोजन हुआ और हेनरी जिस कार में थे उसका एक ट्री से एक्सीडेंट हो गया था। मगर हेनरी वहां पे कार में नहीं थे, क्योंकि हेनरी कार को लेके वापस स्कूल में नहीं गए थे, बजाय कि उन्होंने ब्रांचेस का इस्तेमाल करके कार का एक्सीडेंट कर दिया था। हेनरी को भी पता था कि अगर वो वहां पे ऐसे ही चले जाएंगे तो ली वहां पे हेनरी को लेके रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हेनरी वहां पे एक किडनैप्ड विक्टिम थे और इस सिचुएशन में कोरियन लॉ सेल्फ डिफेंस को एक्नॉलेज नहीं करता है। मगर हेनरी वहां पे पूरे प्रिपरेशन करके आए थे। हेनरी ने देख लिया था कि वहां पे फोन सर्विस नहीं थी और कोई रोड भी नहीं थे, तो वहां पे मदद का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से वहां पे हेनरी की और ली और उनके गैंग मेंबर की सिचुएशन सेम थी। तो हेनरी भी देखना चाहते थे कि इन पहाड़ों में कौन ज्यादा सरवाइव करने वाला था और वो अपना वहां पे आर्मी का एक्सपीरियंस दिखाने वाले थे। हेनरी ने माउंटेन्स में 3 दिन तक सरवाइव कर लिया था। हेनरी ने एक शवल का इस्तेमाल करके एक होल को डिग करा था और एक वाटरप्रूफ रूफटॉप बना था और हेनरी ने वहां पे मिलिट्री के चॉकलेट बार का इस्तेमाल करा था फूड के लिए। हेनरी अपने शेल्टर पे लेटे हुए थे, लेकिन तभी वहां पे हेनरी ने एक आवाज सुनी तो हेनरी समझ गए थे कि वहां पे कोई आसपास था और ये एक पर्सन ही होने वाला था। हेनरी ने अपना हाथ वहां पे बाहर निकाला। हेनरी पर्सन को अपने पास बुला रहे थे। हेनरी वहां पे मदद मांग रहे थे और बता रहे थे कि उनका किडनैप हो गया था। पर्सन ने भी पूछा कि क्या उनका किडनैप हुआ था। हेनरी ने बताया कि जिन्होंने उनका किडनैप करा था उनकी कार वहां पे आगे थी और वो बस किसी तरह वहां से बच गए थे। जिन पर्सन ने हेनरी की मदद करी थी वो वही थे जिनसे ली और उनकी गैंग ने कार को रेंट करा था और वो कार के जीपीएस को इस्तेमाल करते हुए कार को ढूंढते हुए वहां पे आ गए थे। मगर उन्होंने किडनैपिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। कार डीलर ने सबसे पहले हेनरी को कहा कि वो उनकी मदद करेंगे। हेनरी ने बताया कि उनके पैरों में दर्द हो रहा था। कार डीलर ने किडनैपर्स के बारे में पूछा। हेनरी ने बताया कि उन्हें आइडिया नहीं था, क्योंकि वो भी वहां पे बस किसी तरह बचे हुए थे। कार डीलर हेनरी की मदद करते हुए हेनरी को उनकी कार पे ले आए थे और हेनरी भी वहां पे कार के अंदर बैठ गए थे और हेनरी भी कह रहे थे कि फाइनली ये सब ओवर हो गया था। कुछ समय बाद कार रेंटल सर्विस ने पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस ऑफिसर्स ने किडनैपर्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। ली और उनकी गैंग जो कि जंगल में लॉस्ट थी वो वहां पे चिल्ला रही थी और वहां पे मदद मांग रही थी, मगर पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया था। मगर एक प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि उन्हें सिर्फ 2 ही लोग मिले थे। ली और उनके गैंग मेंबर ने बताया कि हेनरी ने जिस पर्सन पे अटैक करा था उस पर्सन की ठंड की वजह से डेथ हो गई थी। पुलिस ऑफिसर्स हेनरी और ली को इंटेरोगेट कर रहे थे और वो उनसे उनके नाम पूछ रहे थे। हेनरी ने जब ली को देखा
तो ली का आउटफिट चेंज हो चुका था। हेनरी को अच्छी तरह से याद नहीं था, मगर देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि जो स्वेटर ली ने पहनी थी वो उसी पर्सन की थी जो मर चुके थे। स्वेटर पे खून को देख के हेनरी भी समझ गए थे कि इन लोगों की आपस में फाइट हुई थी। तो यहाँ पे ग्रॉस नेग्लिजेंस हेनरी और ली दोनों पे था, मगर यहाँ पे ली का केस इलीगल था और हेनरी का केस लीगल। कुछ समय बाद हेनरी बोर्डिंग स्कूल पे वापस आ गए थे। बोर्डिंग स्कूल के मैनेजर हेनरी से माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हेनरी के साथ कुछ ऐसा होगा, और उन्होंने हेनरी को कंपनसेशन फी भी दे दी थी। हेनरी ने कंपनसेशन एक्सेप्ट कर ली थी। मैनेजर ने हेनरी को थैंक यू करा और हेनरी मैनेजर से बात करके वापस आ गए थे। हेनरी भी कह रहे थे कि अब वो फाइनली पूरे पैशन से स्टडी को कंटिन्यू कर सकते थे, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो 12 एग्जाम को फर्स्ट ट्राई में पास करने वाले थे। हेनरी के साथ इंसिडेंट हुए कुछ दिन बीत चुके थे, जिस वजह से हेनरी ने दोबारा अच्छी तरह से स्टडी करना शुरू कर दिया था। मगर तभी हेनरी के पास एक नोटिस आया, और इस नोटिस में हेनरी पे एक लॉ सूट हो चुका था। हेनरी भी देख रहे थे कि ये सब क्या बकवास थी, क्योंकि हेनरी का केस 100% सेल्फ डिफेंस पे था और ली भी फिलहाल जेल में थे। तो यहाँ पे किस डैमेजेस की बात हो रही थी। बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर ने हेनरी से पूछा कि क्या वो उनकी मदद कर सकते थे और क्या वो उनके लिए एक अटर्नी को हायर करे। हेनरी ने इस सब के लिए मना कर दिया था। डायरेक्टर ने बताया कि वो उनकी गोस्ट में तो मदद कर सकते थे। हेनरी ने बताया कि ऐसी बात नहीं थी और वो इस चीज को खुद सोल्व कर देंगे। हेनरी भी कह रहे थे कि क्या इन लोगों को सच में लगता था कि वो इतने नॉनसेंस लॉ सूट पे जीत सकते थे, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि हेनरी ने कोर्ट में कितना समय गुजारा था। कुछ समय बाद हेनरी के ट्रायल का दिन भी आ गया था, और हेनरी भी सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि हेनरी यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहते थे। और जो ली के पेरेंट्स ने हेनरी के खिलाफ केस करा था उसके बेसिस था अनफेयर पनिशमेंट, और पेरेंट्स हेनरी के अगेंस्ट 1 बिलियन वॉन की कंपनसेशन मांग रहे थे। सामने वाले लॉयर भी प्रिपेयर हो चुके थे, और वो थे अटर्नी नाम। अटर्नी नाम ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू कर दी थी, जिसमें अटर्नी नाम ने बताया कि हेनरी ने विक्टिम्स को इंजर्ड करा था और वहां पे अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस भी किए गए थे। हेनरी भी समझ गए थे कि अटर्नी नाम कैसे केस को प्ले कर रहे थे। हेनरी को पता था कि लोग ये कहते हैं कि कोर्ट में कोई भी शो नहीं किया जाता, मगर यहाँ पे फैक्ट ये है कि अटर्नी नाम यहाँ पे क्लेवर तरीके से ली को एज ए विक्टिम दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यूरी की संपत्ति ले सकें। तो हेनरी ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया। जज ने ऑब्जेक्शन का कारण पूछा। हेनरी ने बताया कि ली को वहाँ पे क्रिमिनल कोड के अंदर किडनैपिंग के अंडर अरेस्ट किया गया था और इन्वेस्टिगेशन भी उसी के अंडर हुई थी, तो अटर्नी नाम ली को विक्टिम नहीं बोल सकते थे। जज ने हेनरी का ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया था और अटर्नी को बताया कि वो ली को प्लेंटिफ बोले। अटर्नी नाम का साइकोलॉजिकल अटैक हेनरी ने ब्लॉक कर लिया था, और वो भी समझ गए थे कि हेनरी इतने बुरे नहीं थे। उन्होंने सुना तो ये था कि हेनरी अभी तक लॉ स्कूल में भी नहीं गए थे और वो किसी अकेडमी को अटेंड करते थे, मगर अटर्नी नाम ये सोच रहे थे कि हेनरी उन्हें रोक नहीं सकते थे। अटर्नी नाम ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि प्लेंटिफ मतलब ली और उनकी गैंग वहाँ पे जो कुछ भी कर रहे थे वो सिर्फ एक प्रैंक ही था, और वो हेनरी को थोड़ा डरा के वापस लेके आने वाले थे। मगर हेनरी ने वहां पे पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, क्योंकि उनके पास वहां पे पेपर स्प्रे था और टेक्टिकल वॉन्ड भी थी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि हेनरी को वहां पे सिचुएशन के बारे में पता था और वो सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए भी प्रिपेयर थे। जूरी भी वहां पे इस बारे में बात कर रही थी। अटर्नी नाम ने बताया कि हेनरी ने वहां पे क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं करी थी, बताए जबकि हेनरी को सिचुएशन के बारे में पता था, जिससे ये बात क्लियर हो गई थी कि हेनरी ने ऐसी सिचुएशन बनाई थी ताकि वो प्लेंटिफ को इंजर्ड कर सके। हेनरी भी जो अटर्नी नाम की स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्हें भी अटर्नी नाम के बारे में याद आ गया था, क्योंकि वो नाम वो लॉ फर्म से थे। हेनरी भी सिचुएशन को समझ चुके थे, क्योंकि हेनरी की पास्ट लाइफ में नाम वो लॉ फर्म जो कि 2 लॉयर की थी, वो इतनी टैलेंटेड लॉ फर्म थी जो कि 5 सालों में कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म बन चुकी थी। हेनरी भी समझ गए थे कि उनके अगेंस्ट इतने कॉन्फिडेंस में कंप्लेंट क्यों करी गई थी, और इस सब का कारण अटर्नी नाम थे। और हेनरी के लिए ये केस आसान तो नहीं होने वाला था। हेनरी ने एक चीज अच्छी ये करी थी कि उन्होंने अपनी सारी सप्लाईज को डिस्पोज कर दिया था, और हेनरी ने जो भी चॉकलेट बार्स खाए थे उनके रैपर्स को जमीन में बरी कर दिया था, और सर्वाइवल शीट को उन्होंने फाड़ के आसमान में उड़ा दिया था, और जो उनकी शवल थी वो एक रॉक के नीचे दबा दी थी। हेनरी को पता था कि वहां पे उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलने वाला था, मगर फिर भी अटर्नी नाम की ओपनिंग स्टेटमेंट इतनी बुरी नहीं थी। हेनरी भी बहुत समय बाद एक केस को लेके थोड़े एक्साइटेड हो रहे थे। अटर्नी नाम ने अपने पहले विटनेस को बुलाने की परमिशन ली और बताया कि वो विटनेस थे कार डीलर जिन्होंने कार को रेंट पे दिया था। जज ने परमिशन ग्रांट कर दी थी।
कार डीलर को विटनेस स्टैंड पे बुला लिया गया था। अटर्नी नाम ने कार डीलर से पूछा कि जब उन्हें हेनरी मिले थे तो वो बहुत ज्यादा काम लग रहे थे और क्या ये बात सच थी। कार डीलर ने इस बात से एग्री करा और बताया कि हेनरी ने बहुत शांत तरीके से मदद मांगी थी। अटर्नी नाम ने कार डीलर से उनके ओपिनियन के बारे में पूछा कि जब कोई विक्टिम किडनैप होता है तो क्या वो सिचुएशन में इतना शांत होता है। कार डीलर ने बताया कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था। अटर्नी नाम ने कार डीलर को जवाब यस या नो में देने के लिए कहा। कार डीलर ने जवाब दिया नो। अटर्नी नाम ने अगला क्वेश्चन किया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ये बात नॉर्मल थी कि क्या एक 16 ईयर ओल्ड किड 3 दिन तक ऐसी जगह पे सरवाइव कर सके। कार डीलर ने बताया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता था क्योंकि वहां पे विंटर थी और रात को ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। अटर्नी नाम ने कार डीलर की स्टेटमेंट कंफर्म करी जिसमें उन्होंने बताया था कि जब उन्हें हेनरी मिले थे तो वो इतने थके हुए नहीं लग रहे थे। कार डीलर ने इस बात पे कंफर्मेशन दी। हेनरी भी ये देखते हुए समझ गए थे कि उनकी तरफ वहां से अटैक हो रहा था जहां पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अटर्नी नाम ने कार डीलर से पूछा कि क्या ये बात पॉसिबल थी कि हेनरी को सिचुएशन के बारे में पहले से पता था। कार डीलर इस पे कंफ्यूज थे। अटर्नी नाम ने फिर से कहा कि वो जवाब यस या नो में दे। कार डीलर ने बताया कि ये चीज पॉसिबल हो सकती थी क्योंकि जब उन्हें हेनरी मिले थे तो वो काम थे और उनके बोलने का तरीका भी इतना पैनिक में नहीं था। अटर्नी नाम ने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताया कि जैसा लोग देख सकते थे कि इस बात के बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे कि हेनरी को अपनी सिचुएशन के बारे में पहले से पता था, मगर फिर भी हेनरी ने सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं दिखाया था, बजाय कि उन्होंने सिचुएशन को आगे बढ़ाया था और इसी वजह से आगे पूरा केस बना था। हेनरी भी सोच रहे थे कि क्या उनका ब्रेक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था क्योंकि वो फील कर सकते थे कि उन्होंने अपना टच लूज कर दिया था और अटर्नी नाम भी एक टफ ओपोनेंट थे। जज ने हेनरी की तरफ पॉइंट आउट करा। हेनरी ने बताया कि वो खुद का डिफेंस खुद ही करने वाले थे। जज ने इस चीज की परमिशन दे दी थी। हेनरी वहां पे कार डीलर के पास आए और कहा कि वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। हेनरी ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या कार डीलर के दोनों पेरेंट्स जिंदा थे। कार डीलर भी पूछ रहे थे कि वो उनके पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रहे थे। अटर्नी नाम ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया और कहा कि इस सवाल का केस से कोई भी रिलेशन नहीं था, मगर हेनरी ने बताया कि ये एक बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन था। जज ने बताया कि वो इस चीज को डिसाइड सवाल को पूछने के बाद करेंगे और वो हेनरी को उसी समय रोक लेंगे जब हेनरी कोई इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन करेंगे। हेनरी ने जज को थैंक यू कहा और कार डीलर से फिर से पूछा कि क्या कार डीलर के दोनों पेरेंट्स जिंदा थे। कार डीलर ने बताया कि उनकी मदर जिंदा थी मगर उनके फादर कुछ समय पहले पास अवे हो गए थे। हेनरी ने पूछा कि क्या वो अपने फादर के फ्यूनरल पे गए थे। कार डीलर ने इस बात पे एग्री करा। अगला सवाल हेनरी ने ये पूछा कि क्या कार डीलर अपने फादर की डेथ पे मेंटली शॉक थे। कार डीलर ने बताया कि ये उनके लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ था जो चीज बहुत ज्यादा अचानक से हुई थी। हेनरी ने गेस करा कि क्या फ्यूनरल 3 दिन तक चला था और क्या फ्यूनरल के बाद उन्होंने काम से लीव ली थी और उन्होंने या फिर कोई साइकेट्रिक काउंसलिंग ली थी। अटर्नी नाम ने ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करा था। कार डीलर ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। तो हेनरी ने पूछा कि ये बात बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है कि 3 दिन के बाद एक पर्सन का माइंड बिल्कुल काम हो, भले ही इंसिडेंट ये हो कि उनका एक फैमिली मेंबर पास अवे हो चुका हो। कार डीलर ने बताया कि उन्हें लगता था कि इतना टाइम इनफ था। हेनरी ने जज को बताया कि जैसा विटनेस ने बताया कि किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए 3 दिन काफी होने वाले थे और हेनरी किडनैपिंग के 3 दिन बाद मिले गए थे। 3 भी नहीं, अगर वो काउंट करे उनका जब किडनैप हुआ था तो वहां पे 4 दिन हो चुके थे और इतने समय में हेनरी ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था और हेनरी के सभी डिसीजंस रैशनल थे। हेनरी ने बताया कि अपने पेरेंट को खोने की सफरिंग और पेन बहुत ज्यादा होता है, मगर फिर भी उसके बाद लोग 3 दिन बाद काम पे वापस चले जाते हैं। और जैसा अटर्नी नाम ने बताया कि इस केस में विक्टिम हेनरी थे और हेनरी को वहां पे कम से कम पैनिक करना चाहिए था, मगर काफी लोग 3 दिन में सिचुएशन में अडेप्ट कर जाते हैं और सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अटर्नी नाम भी समझ गए थे कि यहाँ पे हेनरी के पॉइंट में ज्यादा साइकोलॉजिकल वेट था। हेनरी ने अपनी स्टेटमेंट खत्म कर दी थी और अटर्नी नाम इस पॉइंट में लूज कर गए थे। जज ने अटर्नी नाम को अपनी अगली स्टेटमेंट शुरू करने के लिए कहा। अटर्नी नाम ने बताया कि वो अपने सर्वाइवल एक्सपर्ट को बुलाना चाहते थे। जज ने विटनेस के एंट्री ग्रांट कर दी थी। तभी वहां पे सर्वाइवल स्पेशलिस्ट आ गए थे जो कि एक फेमस शो से थे जिसका नाम था इन्फिनिट सर्वाइवल और इनका नाम था जुंग, जो कि टीवी पे एक सर्वाइवल शो पे आते हैं। और उनके कोर्ट में आने का कारण ये था क्योंकि ली की फैमिली ने इन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। अटर्नी नाम ने सर्वाइवल स्पेशलिस्ट से कहा कि वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे और पूछा कि क्या ये बात पॉसिबल थी कि क्या हेनरी जो कि 16 साल के हैं बिना किसी मदद के पहाड़ों पे रह सकते हैं, और वह सिचुएशन पे उनके थॉट्स पूछना चाहते हैं। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने हेनरी की तरफ देखा
बताया कि उनके अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, क्योंकि हेनरी बहुत ज़्यादा यंग थे और उन्होंने सर्वाइवल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, और वो एक कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि हेनरी का माउंटेन में 3 दिन सर्वाइव करना, वो भी विंटर में, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अटर्नी नाम ने पूछा कि अगर क्या होगा कि हेनरी ने इस चीज की प्रिपरेशन पहले से कर रखी हो। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि अगर हेनरी ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी हो तो वो उनका सर्वाइव करना पॉसिबल कह सकते थे। हेनरी भी सोच रहे थे कि आखिर अटर्नी नाम एक वहां पे सर्वाइवल एक्सपर्ट को कैसे ले आए थे। अटर्नी नाम ने पूछा कि अगर हेनरी को वहां पे सर्वाइव करना हो तो हेनरी को वहां पे किस तरह की सप्लाईज चाहिए होंगी। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि हेनरी को वहां पे कुछ चॉकलेट बार्स, पोर्टेबल शवल और एक थर्मल इंसुलेशन फिल्म, और ये आइटम्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं तो ये कैरी करने में भी आसान होते हैं। अटर्नी नाम ने पूछा कि रात को पहाड़ों में टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने जवाब दिया -15 सेल्सियस। अटर्नी नाम ने पूछा कि अगर वहां पे कोई नॉर्मल पर्सन हो तो उस पर्सन का इस एनवायरनमेंट में क्या होगा। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि उस पर्सन की डेथ हाइपोथर्मिया से हो जाएगी। इसी के साथ अटर्नी नाम ने अपनी स्टेटमेंट एंड कर दी थी। जूरी और बाकी लोग भी सोच रहे थे कि हेनरी ने वहां पे प्रिपरेशन तो करी ही होगी, क्योंकि उसके बिना वो वहां पे बच नहीं सकते थे। जज ने हेनरी से पूछा कि क्या वो वहां पे कुछ कहना चाहते थे। हेनरी ने कहा कि वो वहां पे विटनेस से कुछ सवाल पूछना चाहते थे। हेनरी वहां पे सर्वाइवल एक्सपर्ट के सामने जाके खड़े हो गए और उन्होंने सर्वाइवल एक्सपर्ट से पूछा कि उन्होंने उनकी सर्वाइवल की नॉलेज और स्किल कहां से सीखी थी। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने मिलिट्री में 7 साल सर्व किया था और उसके बाद वो स्पेशल फोर्सेस में 3 साल के लिए थे। हेनरी ने बताया कि वो फिलहाल एक सर्वाइवल स्कूल भी रन कर रहे थे, तो वो सर्वाइवल के मामले में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होंगे। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने इस बात पे एग्री करा। हेनरी ने पूछा कि क्या वो एक बुक जिसका नाम है हाउ टू एंजॉय सर्वाइवल इन 21st सेंचुरी, उसके ऑथर थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने ही वो बुक लिखी थी। हेनरी ने भी कहा कि वो बहुत ज्यादा ग्रेट पर्सन थे और क्या वो अपनी बुक के बारे में कुछ बता सकते थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट बढ़ा चढ़ा के अपनी बुक के बारे में बताने लगे और बताया कि उनकी बुक का इस्तेमाल करके, जिसमें सर्वाइवल की नॉलेज है और वहाँ पे मेथड्स भी हैं, कोई भी उन मेथड को रियल सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन से भी बच सकता है। हेनरी ने बताया कि विटनेस ने ये बात कही है कि बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसका रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है और वो एक परफेक्ट सर्वाइवल गाइड बुक है। तो हेनरी ने पूछा कि क्या वो जिन्होंने बुक पढ़ी थी अपनी सिचुएशन में बुक की नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या वो सर्वाइव कर सकते थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट इस बात पे स्टंप हो गए। हेनरी ने सर्वाइवल एक्सपर्ट को कहा कि वो अपना जवाब हाँ या ना में दे और पूछा कि क्या अगर उन्होंने उनकी बुक पास्ट में पढ़ी हो तो क्या वो वहां पे सर्वाइव करेंगे और या फिर मर जाएंगे। सर्वाइवल एक्सपर्ट अटर्नी नाम की तरफ देख रहे थे। अटर्नी नाम सर्वाइवल एक्सपर्ट की तरफ सोचते हुए कह रहे थे कि वो उनकी तरफ ना देखें। हेनरी फिर बुक के चैप्टर्स के बारे में बताने लगे, जिसमें पहला चैप्टर था सिक्योर ए प्लेस टू स्लीप, दूसरा चैप्टर सिक्योर सेफ वाटर, तीसरा चैप्टर फाइंड फूड, और यही बुक के कंटेंट्स थे जो कि सर्वाइवल एक्सपर्ट ने लिखे थे और सर्वाइवल एक्सपर्ट इस बात को कंफर्म कर सकते थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि ये सब इंफॉर्मेशन सही थी। तो हेनरी ने पूछा तो उन्होंने बुक तो पढ़ी ही होगी। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने इस बात की कंफर्मेशन दी। हेनरी ने पूछा तो क्या वो बुक के कंटेंट का इस्तेमाल करके वहां पे सर्वाइव कर सकते थे और वो वहां पे सर्वाइवल एक्सपर्ट का प्रोफेशनल ओपिनियन जानना चाहते थे। सर्वाइवल एक्सपर्ट को भी पता था कि अगर वो वहां पे इस बात को मना करेंगे तो कोई भी उनकी बुक नहीं खरीदेगा और जितने भी पैसे ली फैमिली ने उनको ऑफर करे थे वो बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाले थे, क्योंकि अगर वहां पे वो मना करेंगे तो सर्वाइवल एक्सपर्ट के ऊपर भी केस हो सकता था। हेनरी ने सर्वाइवल एक्सपर्ट से फिर से पूछा कि क्या उनका बुक के साथ वहां पे सर्वाइव करना पॉसिबल था। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि अगर ये केस था तो हेनरी वहां पे बिल्कुल सर्वाइव कर सकते थे। अटर्नी नाम ने वहां पे दूसरा पॉइंट भी लूज कर दिया था और हेनरी ने सिचुएशन को बिल्कुल फ्लिप कर दिया था, मगर सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि वहां पे फायर को इग्नाइट करना मुश्किल होने वाला था। हेनरी ने भी जब फायर वाली बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये बात सही थी कि उनका वहां पे रॉक और वुड का इस्तेमाल करके फायर बनाना मुश्किल होने वाला था, मगर क्या सर्वाइवल एक्सपर्ट कह सकते थे कि उनके पास वहां पे लाइटर था। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने बताया कि ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती थी कि एक मिडिल स्कूलर के पास वहां पे लाइटर हो, और अगर ऐसा होता तो हेनरी वहां पे पहले से प्रिपरेशन करके आए थे। हेनरी ने पूछा कि क्या उन्हें जो स्टूडेंट मिडिल स्कूल में स्मोकिंग करते हैं उसका रेट पता था। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने मना किया। हेनरी ने सर्वाइवल एक्सपर्ट से पूछा कि क्या वो बिल्कुल श्योर थे कि हेनरी स्मोक नहीं करते थे, क्योंकि अगर एक पर्सन स्मोक करता है तो ये बात अजीब नहीं होने वाली थी कि उसके पास लाइटर हो। और यहाँ पे सर्वाइवल एक्सपर्ट हाँ जवाब नहीं दे सकते थे क्योंकि वो हेनरी को नहीं जानते थे, इसीलिए वहाँ पे सर्वाइवल एक्सपर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचा था
और वो ऑप्शन था कि सर्वाइवल एक्सपर्ट को इसका जवाब नहीं पता था। हेनरी भी कह रहे थे कि उनके पास यही ऑप्शन था। हेनरी ने सर्वाइवल एक्सपर्ट से पूछा कि वो ये बात नहीं कह सकते थे कि वहां पे डिफेंडेंट जो कि हेनरी थे उनके पास लाइटर था या नहीं। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने एग्री करा। हेनरी ने सर्वाइवल एक्सपर्ट से पूछा कि कोई भी मिडिल स्कूल स्टूडेंट उनकी बुक का इस्तेमाल करके रियल लाइफ सिचुएशन पे सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल एक्सपर्ट ने फिर से एग्री करा। अटर्नी नाम यहाँ पे पॉइंट को हार चुके थे और हेनरी ने अपनी स्टेटमेंट को खत्म कर दिया था। कोर्ट का सेशन खत्म हो गया था और हेनरी कोर्ट से बाहर आ रहे थे, लेकिन तभी हेनरी को पीछे से अटर्नी नाम ने बुलाया और हेनरी से पूछा कि क्या वो सच में एक मिडिल स्कूलर थे, क्योंकि उन्होंने सुना तो ये था कि वो एकेडमी में इसलिए गए थे क्योंकि वो लॉ में एंटर करना चाहते थे और अगर वो एक लॉयर बनते हैं तो वो हेनरी को उसी समय स्काउट कर लेंगे। हेनरी ने भी कहा कि वो फ्यूचर के बारे में कुछ भी गारंटीड नहीं कह सकते थे। अटर्नी नाम ने बताया कि वो कोर्ट के अगले सेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे और वो हेनरी पे बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाले थे, क्योंकि फाइट तो फाइट ही थी। हेनरी ने भी बताया कि वो उन पे इजी नहीं रहने वाले थे और वो वहां से जा रहे थे। अटर्नी नाम ने हेनरी को बताया कि वो भी अगली फाइट के लिए एक्साइटेड थे, तो हेनरी ने कहा कि अगर अगली फाइट हो तो फिर। हेनरी को पता था कि लोगों का एक बहुत ज्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि कोर्ट में फाइट ट्रायल में ही होती है, मगर रियलिटी में फाइट कोर्ट के बाहर भी होती है, जिसमें कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और इसी के साथ साथ फ्रेंडली विटनेस को समन करना। और स्ट्रिक्टली कहें, रियल फाइट कोर्ट के बाहर होती है और रिजल्ट कोर्ट के अंदर डिक्लेयर होता है। हेनरी भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लीन और उनकी गैंग ने पहले हेनरी को मारने की कोशिश करी थी, मगर फिर हेनरी पे एक कंप्लेंट फाइल कर दी थी। हेनरी तो वैसा इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले थे, क्योंकि ली और उनकी गैंग पहले से जेल में थी, मगर हेनरी को भी ध्यान आया कि ली और उनकी गैंग को सिर्फ किडनैपिंग ही नहीं, साथ में अटेम्प्टिंग मर्डर के लिए भी अरेस्ट होना चाहिए था। और वो भी सोच रहे थे कि आखिर वहां पे कितनी लॉबिंग हुई थी। हेनरी ने भी डिसाइड कर लिया था, क्योंकि फाइट उन्होंने शुरू करी थी तो वो वहां पे शांत तो नहीं बैठने वाले थे। हेनरी ने एक घर के आगे जाके वहां की डोरबेल बजा दी थी और हेनरी ने बताया कि वो वहां पे एक विजिट करने आए थे और उनका नाम हेनरी था और ये घर था ली के गैंग मेंबर का, जिनकी ठंड की वजह से डेथ हो गई थी। हेनरी से भी पूछा गया कि वो इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं कि वो वहां पे उनसे मिलने आए थे। गैंग मेंबर का नाम था कैंग मून। कैंग मून के फादर ने पूछा कि क्या हेनरी वहां पे कोर्ट के बाहर सेटल करने आए थे और हेनरी इतने शेमलेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके सन को मारा था। हेनरी ने बताया कि वो वहां पे सेटल करने नहीं आए थे। कैंग मून के फादर गुस्सा हो गए और कहा कि वो उनसे क्या बकवास बातें करने आए थे। हेनरी ने बताया कि उन्होंने कहा था कि वो उनसे कुछ कहने आए थे, मगर उन्होंने सेटलमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। कैंग मून के फादर और ज्यादा गुस्से में हुए और उन्होंने हेनरी को कॉलर से उठा लिया था और वो हेनरी पे अटैक करने वाले थे। हेनरी ने कैंग मून के फादर से पूछा कि क्या वो अपने बेटे के असली किलर को नहीं ढूंढना चाहते थे। कैंग मून के फादर वहां पर रुक गए। हेनरी ने फिर से पूछा कि क्या वो अपने बेटे के असली किलर को नहीं ढूंढना चाहते थे। कैंग मून के फादर वहां पे ज्यादा इमोशनल हो गए और बताया कि हेनरी ही थे जिसकी वजह से उनके बेटे ठंड में मरे थे। हेनरी ने पूछा कि ये बात किसने कही थी, पुलिस ने, और बताया कि ये बात सच थी कि उन्होंने उनके बेटे का लेग ब्रेक करा था, मगर वहां पे सिर्फ वो स्ट्रगल कर रहे थे और वो सरवाइव करना चाहते थे। और वो ये बात ना भूले कि उनके बेटे के गैंग ने ही उन्हें किडनैप करने की कोशिश करी थी। हेनरी ये बात प्रॉमिस कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ उनके लेग को ब्रेक करा था। कैंग मून के पेरेंट्स इमोशनल ब्रेकडाउन पे आ गए और हेनरी से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। हेनरी ने बताया कि उनके बेटे को उन्होंने नहीं मारा था और वहां पे असली किलर उनके बेटे के ही बाकी गैंग मेंबर थे। हेनरी ने कैंग मून के पेरेंट्स से पूछा कि क्या उन्होंने उनके बेटे के क्लोथ्स को देखा था जब उनकी डेथ हुई थी। कैंग मून के फादर ने भी उनके क्लोथ्स के बारे में पूछा। हेनरी ने भी कहा कि लगता है पुलिस ने उनको कुछ भी नहीं बताया था। और हेनरी ने कैंग मून के पेरेंट्स को कैंग मून की फोटो दिखा दी थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैंग मून पे वहां पे और ज्यादा इंजरीज भी थी। और क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्होंने उनके लेग के अलावा कहीं भी अटैक नहीं करा था, और जब उन्होंने ली की फोटो दिखाई जब ली वहां पे मिले थे, कैंग मून के फादर ने भी देखा कि वो रेड जैकेट उनके बेटे के जैसे ही थी और जैकेट के ऊपर वहां पे खून के निशान भी थे। कैंग मून की मदर ने भी कहा कि ये जैकेट उनके बेटे की थी और ली ने वो जैकेट क्यों पहन रखी थी। हेनरी ने बताया कि उन्हें भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी और वहां पे खून के निशान क्यों हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने तो ये कहा था कि कैंग मून की डेथ ठंड की वजह से हुई थी और आखिर ली ने उनके बेटे की जैकेट क्यों पहन रखी थी। हेनरी ने बताया कि उन्होंने जिस लेग को ब्रेक करा था वहां पे कोई भी ब्लड नहीं था। तो
तो हेनरी जो कह रहे थे वो सच था और हेनरी को लग रहा था कि कैंग मून की डेथ का कारण ठंड तो नहीं थी। और जब हेनरी ने वहां पे ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई तो वहां पे ये बात क्लियर थी कि वहां पे लेग पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं थी। और कैंग मून के पेरेंट्स से पूछा कि उन्हें इस बारे में क्या लग रहा था कि उनके बेटे की जैकेट पे जो खून जो कि ली ने पहन रखा था, और वो ये बात कह रहे थे कि वो वहां पे असली किलर नहीं थे और असली किलर वहां पे ली थे।